हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर अपन एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। पहले तो मैं डिस्कशन करना चाहूँगा कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच के बारे में आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं जिस ब्रांच के अंदर ना तो किसी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, ना किसी एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ना कोई सिग्नलिंग पाथवे वगैरह चलती है, और वो ब्रांच अपनी होने वाली है इकोलॉजी। और उस इकोलॉजी के अंदर भी अपन स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र। चलिए डिस्कशन करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये होने वाला है। तो बड़ी जो ब्रांच है उसका तो नाम है अपना इकोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। और इसी के अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक होगा अपना इकोसिस्टम, जिसको हम बोलेंगे पारितंत्र। अब पहले नॉर्मली डिस्कशन करते हैं इकोलॉजी का और पारिस्थितिकी का। ये पारिस्थितिकी क्या होती है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर ये एक ब्रॉड ब्रांच चलती है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इस ब्रांच को समझने के लिए अपने को नेचर के अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा। जो भी बातें चल रही है नेचर के अकॉर्डिंग बस वही समझनी पड़ेगी। अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। मतलब अपने को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि हाँ, नेचर के अकॉर्डिंग जो काम चल रहा है वो ऐसे ही होता है। अपने को मानना पड़ेगा ये ऐसी ब्रांच होती है। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे अपन इकोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी के अंदर अपन करते हैं द स्टडी ऑफ all the organism all the environment और all the interaction। मतलब इकोलॉजी के अंदर क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? जितने भी इस प्लेनेट के ऊपर ऑर्गेनिज्म होते हैं, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट, और उस इन्वायरमेंट के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किस हिसाब से इंटरेक्ट करते हैं, ये जो स्टडी करते हैं ये अपन करते हैं इकोलॉजी के अंदर। उसके बाद में इकोलॉजी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होने वाली है इकोलॉजी, इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होने वाली है वो होती है इंडिविजुअल। अपन एक एक को देखेंगे इंडिविजुअल क्या होते हैं, सारी बातें अपन यहां पे करने वाले हैं। उसके बाद में इकोलॉजी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो टास्क रहता है, ऑर्गेनिज्म को जो टास्क दिया जाता है वो दिया जाता है एनर्जी ट्रांसफर का। एक ब्रांच होती है एवोल्यूशन और एक होती है इकोलॉजी। दोनों मतलब मिलती जुलती ब्रांच होती है। फर्क सिर्फ इसका इस हिसाब से होता है कि एवोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिज्म को अगली जनरेशन के अंदर डीएनए पास करना होता है, और इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म को अगले ट्रॉपिक लेवल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर करना होता है। अब सबसे पहले तो अपन इन शब्दों के कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन रहता है उसको अपन देखने वाले हैं कि इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये जो इकोलॉजी वर्ड है ये किसने दिया है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, ये बात करेंगे। उसके बाद में अपन डिटेल से स्टार्ट करने वाले इस इकोलॉजी को। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो इकोलॉजी वर्ड है, इकोलॉजी वर्ड या फिर पारिस्थितिकी शब्द, ये देने वाला साइंटिस्ट कौन होगा। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी के जनक कौन है। उसके बाद में अपन डिस्कशन करेंगे यहां पे कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी यानी कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। उसके बाद में अपन देखेंगे इकोसिस्टम वर्ड, जिसको हम बोलते हैं पारितंत्र शब्द, ये किसने दिया है।
उसके बाद में अपन देखेंगे फादर ऑफ इकोसिस्टम, फादर ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के जनक कौन है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे इसे ब्रांच को। तो सबसे पहले इकोलॉजी जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है रिटर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है? रिटर नाम के वैज्ञानिक ने। उसके बाद में अपन बात करेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो पारिस्थितिकी के जनक जो है वो है हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उसके बाद में बात आती है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो वो है अपने प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं आरडी मिश्रा, आरडी मिश्रा। उसके बाद में इकोसिस्टम वर्ड किसके द्वारा दिया गया है? पारितंत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है एजी टेंसले के द्वारा, एजी टेंसले द्वारा। उसके बाद में फादर ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के जनक कौन है? तो पारितंत्र के जो जनक है वो है हमारे ओडम। और ओडम के अंदर भी दो ओडम है, जिसमें से जो जनक है वो है इपिओडम, क्योंकि एक एचटी ओडम भी होता है जिसने एनर्जी का वाई मॉडल पर वो प्रतिरूप मॉडल है वो दिया था एचटी ओडम ने, और फादर ऑफ इकोसिस्टम है वो हमारे ईपी ओडम साहब है। अब ये जो साइंटिस्ट है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर अपने को ये याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट है जो कि इस इकोलॉजी वाले ब्रांच के अंदर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये देखेंगे। अब अपन नॉर्मली इसको स्टार्ट करेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है, इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस हिसाब से ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि एक इकोसिस्टम होता है वो होता क्या है। तो अपन बात करते हैं नेचर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की। नेचर के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है हमारी एटम। इस एटम से छोटा कोई और पार्टिकल्स नहीं है। इस एटम के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये एटम है अपना। फिर बहुत सारे एटम्स मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स का, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं कंपाउंड का, कंपाउंड का। बहुत सारे कंपाउंड्स मिलकर के बनाते हैं सेल को, बहुत सारे सेल्स मिलकर के बनाते हैं टिश्यू को, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन को, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन सिस्टम को, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनता है कंप्लीट बॉडी, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, और या फिर इसको बोल सकते हैं इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। अब ये जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, ये जो सिंगल इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या है? ये इकोलॉजी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मतलब इकोलॉजी किससे बनी है? एक सिंगल इंडिविजुअल से बनी है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अब यदि यही इंडिविजुअल बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं स्पीसीज, और इसी स्पीसीज के अंदर बहुत ज्यादा और मेंबर आ जाए तो इसको हम नाम दे देंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन भी बहुत बड़े एरिया के अंदर हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं कम्युनिटी। और ये जो कम्युनिटी और बहुत बड़े एरिया के अंदर हो जाए तब जाकर के इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, जिसकी स्टडी अपन आज करने वाले हैं। और ये इकोसिस्टम भी एक बहुत बड़े एरिया के अंदर हो जाए तो इसको हम नाम देते हैं बायोम। और बायोम से भी बड़ा एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। इस अर्थ के अंदर, इस प्लेनेट के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो तो अपनी होती है एटम, और इस अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट जो
यूनिट मानेंगे अपन वो होगा अपना बायोस्फीयर। मतलब इस प्लेनेट के ऊपर बायोस्फीयर से बड़ा कुछ भी नहीं है। और बात करें सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स की तो एटम से छोटा कुछ नहीं होता है और बायोस्फीयर से बड़ा कुछ नहीं होता है। अब ये जो इकोलॉजी के अंदर अपन यहाँ पे जो इकोसिस्टम देखने वाले हैं, ये एक इकोलॉजी का एक सब टॉपिक होता है। और यदि पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर अपन स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से एटम से लेकर के पूरे बायोस्फीयर की स्टडी कर रहे हैं, तो वो अपनी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की ब्रॉड ब्रांच इकोलॉजी के अंदर अपन देखने वाले होते हैं। और आज इकोलॉजी के अंदर अपन इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा सा हिंदी के अंदर भी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे छोटा कौन है? परमाणु। परमाणु से मिलकर के क्या बनता है? अणु। अणु से मिलकर के क्या बनता है? यौगिक। यौगिक से मिलकर क्या बनता है? कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से मिलकर के अंग। अंग से मिलकर के अंगतंत्र और अंगतंत्र से मिलकर के एक जीव या संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। और बहुत सारे जीव जब आपस में रिप्रोडक्शन कर सके तो फिर उसको हम बोलते हैं स्पीसीज। और स्पीसीज से मिलकर के मतलब वही स्पीसीज एक बहुत बड़े एरिया के अंदर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मिलकर के बनाती है, पॉपुलेशन को बोलेंगे अपन समष्टि, और समष्टि मिलकर के बनाता है समुदाय। समुदाय मिलकर के बनाता है पारितंत्र। पारितंत्र मिलकर के बनता है जीवोम और जीवोम से मिलकर बनता है बायोस्फीयर। ठीक है, अब अपन आगे डिस्कशन करने वाले हैं एक प्लांट की इंटरेक्शन को लेकर के कि एक सिंगल इंडिविजुअल होता है वो नेचर के अंदर किस हिसाब से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकता है। नॉर्मली इकोलॉजी के अंदर अपन ये देखेंगे कि कोई भी इस प्लेनेट के ऊपर कोई भी ऐसा जीव नहीं होता है जो कि सिंगल रह सके। हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती ही होती है, भले ही वायरस हो मतलब छोटा सा छोटा सूक्ष्म जीव हो, या फिर मनुष्य की अपन बात करें तो मनुष्य भी अकेला नहीं रह सकता है। छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव है वो अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। तो अपन एक सिंपल से प्लांट स्पीसीज को लेकर के एक इंडिविजुअल मान करके उसको अपन देखने वाले हैं कि उस प्लांट के अंदर कैसे बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं किस हिसाब से उसको अफेक्ट करते हैं, वो डिस्कशन अभी अपन करने वाले हैं। अब अपन एक प्लांट्स का एग्जाम्पल लेकर के उसके सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करेंगे। और आपको अज्यूम करना है, सिर्फ कल्पना करना है कि एक प्लांट को कैसे कोई बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं किस हिसाब से अफेक्ट करते हैं और उस प्लांट की बाकी के ऑर्गेनिज्म के साथ में किस हिसाब की इंटरेक्शन रहती है। तो इस हिसाब से अपन सिंपल तरीके से डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे कि इकोसिस्टम रियल में होता क्या है, कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है, इकोसिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, वो डिस्कशन अपन करेंगे बाद में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना करके समझने वाले हैं। जैसे मान लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर अपन ने बात करने वाले हैं नॉर्मली एक प्लांट का एग्जाम्पल लेकर के कि मान लो ये अपना एक प्लांट है। अब ये जो प्लांट है ये इन्वायरमेंट के साथ में और जो बाकी के ऑर्गेनिज्म है उनके साथ में किस हिसाब से इंटरेक्शन करने वाला है। ये अपन ने एक स्पीसीज ले लिया प्लांट की या एक प्लांट को ले लिया है। ये अपनी प्लांट्स की रूट हो गई है और ये जो रूट है ये होती है सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। अब इस मिट्टी के अंदर बहुत प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो यहाँ पे रह सकते हैं। बैक्टीरिया ने यहाँ पे घर बना लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मान लो कोई फॉक्स है, लोमड़ी है, इसने गुफा बना करके यहाँ पे बिल बना करके यहाँ पे ये रह रही है, इसका आवास बन गया है। या फिर अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई स्नेक है, वो भी यहाँ सोइल के अंदर रह रहा है, मतलब सर्प है, सांप है, वो भी यहाँ पे रह रहा है। फिर यहाँ पे छोटी छोटी ग्रास है, प्लांट के पास में आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि छोटी छोटी ग्रास है। इस ग्रास को खाने के लिए यहाँ पे कोई माइस भी यहाँ पे रह सकता है, मान लो चूहा भी रह सकता है यहाँ पे। फिर इन ग्रास को खाने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे रेबिट भी है, मतलब खरगोश भी है जो कि इन घास को खाने वाला है। या फिर यहाँ पे डियर भी है, हिरन भी है जो कि इस घास को खा सकता है। और हिरन यहाँ पे है तो यहाँ पे टाइगर भी रहने वाला है। और फिर बड़े से बड़ा स्तनधारी यहाँ पे एलिफेंट भी है, हाथी भी है,
इसी प्लांट के सराउंडिंग एरिया के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें तो इसी प्लांट के अंदर यहाँ पे इनकी शाखाओं के ऊपर कोई ना कोई मंकी भी आकर के बैठ सकता है, मतलब बंदर भी यहाँ पे रह सकता है। उसके बाद में अपन डिस्कशन करें तो यहाँ पे मान लो पक्षी भी आ सकते हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी इस पेड़ के ऊपर आकर के बैठ सकते हैं, पक्षी भी आ गए हैं। इसके सराउंडिंग एरिया के अंदर बहुत प्रकार के वायरस भी आ सकते हैं। इसकी टहनी के ऊपर वाली शाखा के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट भी आकर के बैठ सकते हैं, जिनको हम कीट बोलते हैं। और कीट के अंदर भी मान लो कि यहाँ पे हनी भी है, जो कि यहाँ पे क्या काम कर रही है, पोलिनेशन का काम कर रही है। ये भी एक प्रकार की इंटरेक्शन देखने को मिल रही है यहाँ पे। उसके बाद में अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पे सनलाइट भी आ रही है, ठीक है। इस पेड़ के ऊपर क्या आ रही है, सनलाइट भी आ रही है। और सनलाइट जो होती है वो मैं पहले से आपको बता देता हूं, ये जो सनलाइट है ये क्या होता है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसका कॉन्सेप्ट अपन आगे देखने वाले हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। एक क्वेश्चन अपने को यहां से मिल गया है। उसके बाद में मान लो कि ये बादल है अपने, और बादल से क्या हो रही है, बारिश हो रही है, मतलब रेनफॉल हो रही है। रेनफॉल मतलब वर्षा हो रही है। उसके बाद में एनवायरनमेंट के अंदर मान लो कि कुछ हवाएं चल रही है, आंधी चल रही है, इसको हम नाम दे देते हैं विंड, मतलब वायु चल रही है। उसके बाद में एनवायरनमेंट के अंदर मान लीजिए कि कई बार आर्द्रता या नमी भी होती है, ह्यूमिडिटी, जिसको हम बोल सकते हैं नमी या फिर आर्द्रता। उसके बाद में मान लो कि ये जो प्लांट है, ऐसे इमेजिनेशन करना है कि ये जो प्लांट है ये बहुत बड़ी जंगल में है, एक फॉरेस्ट के अंदर है, और मान लो कि उस फॉरेस्ट के अंदर आग लग जाए तो भी इस प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि फायर मतलब आग भी लग सकती है। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि ये एक सिंगल इंडिविजुअल है, और इस सिंगल इंडिविजुअल के अंदर किस हिसाब से बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं सिंगल इंडिविजुअल को। जैसे कि अपन यहाँ पे नॉर्मली डिस्कशन करें तो यहाँ पे जो एबायोटिक कंपोनेंट होंगे वो अपने कौन कौन से होंगे, और बायोटिक जो कंपोनेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे लाइट की, तो लाइट क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है। रेनफॉल भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। वायु भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। ह्यूमिडिटी भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। आग भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। और ये जो सोइल है ये भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। और इन एबायोटिक कंपोनेंट से ये जो सिंगल इंडिविजुअल है प्लांट, ये किस हिसाब से इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं सन से आने वाली लाइट का। लाइट का एक प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप एक बार ये सोच के देखिए कि यदि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा लाइट मिल जाए तो भी इसको प्रॉब्लम होने वाली है, और या फिर इसको बहुत कम या फिर न के बराबर या फिर लाइट मिल ही नहीं रही है तो भी इसको दिक्कत होने वाली है। मतलब लाइट है वो इस प्लांट को अफेक्ट कर रहा है। ज़्यादा लाइट होने से भी दिक्कत है, और लाइट बिल्कुल ना हो तो भी दिक्कत है। तो इस प्लांट को लाइट चाहिए कौन सी, ऑप्टिमम रेंज के अंदर लाइट चाहिए इसको। और लाइट यदि इसको नहीं मिलेगी तो इसके अंदर कौन कौन से जो फंक्शन है वो अफेक्ट होने वाले हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन फोटोसिंथेसिस करेगा ये, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर तो लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। यदि लाइट नहीं होगी तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। उसके बाद में रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, लाइट नहीं होगी तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। लाइट की अब्सेंस के अंदर इस प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगी। फोटोमॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस है वो रुकने वाली है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं वो भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका भी डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होने वाला है। स्टोमेटा कब बंद करने हैं, कब ओपन करने हैं, कब क्लोज और कब ओपन करने हैं, वो काम भी यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है। मतलब लाइट की वजह से इस प्लांट्स के अंदर बहुत सारे अफेक्ट देखने को मिलेंगे अपने को। तो इस प्लांट्स को सही तरीके से सर्वाइव करने के लिए ऑप्टिमम रेंज के अंदर लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा आप फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के अंदर मान लीजिए वर्षा है। यदि इस प्लांट को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा,
तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। और मान लीजिए कि इतनी बरसात हो रही है कि 10-15 दिन कंटिन्यू बरसात हो रही है कि यहाँ पे पानी है वो यहाँ तक आ गया है, तो क्या ये प्लांट जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा जी। तो इस प्लांट को कितनी वर्षा चाहिए? ऑप्टिमम रेंज के अंदर वर्षा चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए। तो ये जो एबायोटिक फैक्टर रेनफॉल वाला है ये अफेक्ट तो कर रहा है इस प्लांट को। उसके बाद में तीसरे फैक्टर की अपन बात कर रहे हैं वायु। यदि हवा बिल्कुल भी नहीं चले तो भी इस प्लांट को नुकसान होगा, और यदि आंधी तूफान चलने लग जाए तो ये प्लांट है वो गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो भी नुकसान है। तो यदि हवा ज्यादा चल रही है तो भी नुकसान है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही तो भी नुकसान है। तो इसको ऑप्टिमम रेंज के अंदर हवा की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में ह्यूमिडिटी या नमी। कई बार क्या देखने को मिलता है, इस प्लांट्स को नमी की रिक्वायरमेंट होती है, और कई बार क्या होता है बिल्कुल भी नमी नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में? कई बार तो नमी इसको चाहिए, कई बार इसको नमी नहीं चाहिए। ऐसी कंडीशन भी इस प्लांट्स के अंदर आ सकती है। उसके बाद में मान लो कि इस प्लांट्स के अंदर जहां पे ये प्लांट्स है, जिस एरिया के अंदर ये प्लांट्स है, वहां उस जंगल के अंदर आग लग गई, तो आग लगने से तो ये पूरा का पूरा प्लांट ही नष्ट होने वाला है अपना। उसके बाद में सोइल है। अब इस सोइल के अंदर क्या होता है, इसी सोइल से ये प्लांट क्या करता है, कुछ खनिज तत्व होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, और जो जल होता है, इस मिट्टी की वजह से यहां पे जो रूट है, ये रूट क्या करती है, खनिज तत्वों को यहां से लेकर के इस प्लांट को ऊपर की तरफ पहुंचा रही है। जो पानी है वो भी जड़ों से लेकर के ऊपर शाखाओं तक ले जा रहा है। तो सोइल के अंदर भी मान लो कि न्यूट्रिएंट्स कम होगी तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो फिर इस प्लांट्स को दिक्कत होने वाली है। उसके बाद में एक सबसे जो मेन फैक्टर रहता है वो रहता है अपना ह्यूमन। ह्यूमन क्या है, इन सब के अंदर ह्यूमन क्या है, मेन फैक्टर होता है। ये जब तक अपने फायदे के लिए इसके पास में, जैसे मान लो ह्यूमन को छांव चाहिए तो वो आकर के नॉर्मली बैठ जाएगा, इसको फल फ्रूट चाहिए तो फल फ्रूट खा लेगा, इसको कुछ भी चारा चाहिए तो वो भी इससे ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो। लेकिन जब इसका मन किया तो ये चाहे तो पूरे के पूरे प्लांट को उखाड़ के फेंक सकता है। इतना नुकसान इस लाइट से नहीं हो रहा है, इतना नुकसान इस बरसात से नहीं हो रहा है, हवा से नहीं हो रहा है, नमी से नहीं हो रहा है, आग लगने से भी नहीं हो रहा है। उतना नुकसान कौन कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है। ये चाहे तो ये सब कुछ कर सकता है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक सकता है। तो यहां पे ह्यूमन क्या है, मेन फैक्टर होता है। अब ये जो मैंने लिखे हैं एबायोटिक फैक्टर, तो इसके अपन साइड में लिस्ट बना लेंगे कि जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और एक एबायोटिक फैक्टर अपना और रह चुका है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, मान लो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी प्लांट को नुकसान है, और बहुत कम है तो भी नुकसान है। तो ऑप्टिमम रेंज के अंदर इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अब अपन एबायोटिक फैक्टर की लिस्ट बनाते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिला है, एक तो मिली है लाइट, दूसरा मिला है अपने को टेम्परेचर, तीसरा मिला है अपने को रेनफॉल, चौथा मिला है अपने को विंड, पांचवा मिला है अपने को ह्यूमिडिटी, छठवां मिला है अपने को फायर, और सातवां मिला है अपने को सोइल। तो एक इकोसिस्टम के अंदर कोई भी इंडिविजुअल होता है किस हिसाब से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से अफेक्ट होता है वो बात की है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहां पे देखा है एबायोटिक फैक्टर को। अब अपन देखने वाले हैं बायोटिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक कौन कौन से होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर अपन देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को जिसमें आते हैं अपने ग्रीन प्लांट्स, जिसका डायग्राम अपने बना रखा है। उसके बाद में आता है कंज्यूमर। अब ये जो कंज्यूमर होते हैं ये अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और एक होता है अपना टर्सरी कंज्यूमर। और उसके बाद में तीसरा जो रहता है बायोटिक के अंदर वो होता है डीकंपोजर। डीकंपोजर।
अब इसको नॉर्मली समझते हैं कि बायोटिक फैक्टर क्या है। मान लीजिए कि ये प्लांट है और इस प्लांट को जो फूड के रूप में लेगा वो होगा अपना हर्बीवोर्स, जिसको हम बोलते हैं शाकाहारी जीव। जैसे मान लो कि इस प्लांट्स को या छोटी छोटी ग्रासेज होती है जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती है, उसको खा लिया खरगोश ने, और खरगोश को मान लो खा लिया है किसने, टाइगर ने। अब यहां पे ये प्लांट तो क्या हो गया है, ये तो प्रोड्यूसर है, और इस प्लांट को रेबिट ने खाया है तो ये क्या हो गया है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला क्या हो जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। जिसमें हमने प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर तो लेंगे अपन हर्बीवोर्स को, और हर्बीवोर्स को खाने वाले होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं कार्निवोर्स या मांसाहारी। और उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाले होते हैं, उनको अपन बोलते हैं ओमनीवेयर्स, जो कि हर्बीवोर्स को भी तो खा सकते हैं और कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं, जिसको हम बोल देंगे ओमनीवोर्स। अब सबसे पहले यहां पे क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी आती है सनलाइट से। सनलाइट वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है किसने, प्लांट्स ने, और प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाया है। अब इस प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले के पास में 10% एनर्जी का ट्रांसफर होने वाला है, और 10% एनर्जी जाने वाले किसके पास में, प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता के पास में। फिर प्राथमिक उपभोक्ता के पास में जितनी एनर्जी होगी उसका 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। सेकेंडरी कंज्यूमर से फिर से 10% एनर्जी का ट्रांसफर होगा टर्सरी कंज्यूमर के अंदर या तृतीयक उपभोक्ता के अंदर। अब उसके बाद में फाइनली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म रहेगा, जैसे कि मान लो टाइगर है। अब इस टाइगर को कोई और नहीं खा सकता है, या फिर ये प्लांट मान लो ऐसा का ऐसा है, इसको कोई नहीं खा रहा है, लेकिन इसकी एज होगी, उसके बाद में इसकी डेथ होगी। तो डेथ होने के बाद में इसका डीकंपोजिशन करना पड़ेगा, और डीकंपोजिशन करने के लिए अपने को माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है, सूक्ष्म जीवों की रिक्वायरमेंट होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसका डीकंपोजिशन करते हैं। तो मान लीजिए कि सबसे पहले जो मेन सोर्स अपने एनर्जी का मानना है, ये एनर्जी है सनलाइट। सनलाइट वाली एनर्जी आई है किसके पास में, प्लांट के पास में। फिर प्लांट से एनर्जी गई किसके पास में, प्राइमरी कंज्यूमर के पास में। प्राइमरी कंज्यूमर से किसके पास में गई, सेकेंडरी के पास में। सेकेंडरी कंज्यूमर से किसके पास में गई, टर्सरी कंज्यूमर के पास में। अब टर्सरी कंज्यूमर को कोई खा नहीं रहा है तो उसकी होगी डेथ, और डेथ होने के बाद में उसका होगा डीकंपोजिशन या फिर अपघटन होने वाला है। और अपघटन होगा वो बैक्टीरिया करेंगे। अब उस अपघटन के दौरान टर्सरी कंज्यूमर के पास में जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स बचे थे, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कहां पे चले जाएंगे, सोइल के अंदर चले जाएंगे, और फिर सोइल के अंदर वापस से ये प्लांट ग्रोथ करेगा। तो अल्टीमेटली क्या देखा अपने कि प्लांट्स के पास में, प्रोड्यूसर के पास में सबसे पहले एनर्जी आई थी। इस एनर्जी का सबके पास में, सारे ट्रॉपिक लेवल के पास में एनर्जी पहुंचने के बाद में फिर से अल्टीमेटली किसके पास में आ गई है, सोइल के पास में, और इसी सोइल के पास में ये प्लांट वापस से ग्रोथ करने वाला है। तो एक इकोसिस्टम की डेफिनेशन अपन क्या बना सकते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर के जिस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, या जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बने तंत्र को हम पारितंत्र बोलते हैं। जिसमें जैविक घटक कौन होते हैं, उत्पादक, जिसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। उत्पादकों के बाद में कंज्यूमर, जिसको हम उपभोक्ता बोलते हैं। फिर कंज्यूमर की 3 कैटेगरी होती है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, और फाइनली कौन होता है, डीकंपोजर, जिसको हम बोलते हैं अपघटक। ये तो हो गए अपने क्या, बायोटिक कंपोनेंट। अब इसमें बायोटिक कंपोनेंट के अंदर भी ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप टाइप के बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम स्वपोषी और विषमपोषी बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। अब इसमें ऑटोट्रोप की बात करेंगे तो ऑटोट्रोप के अंदर आते हैं प्रोड्यूसर, जो कि ग्रीन प्लांट और ग्रासेज आती है, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप। ऑटोट्रोप का मतलब क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम स्वपोषी बोलते हैं। और हेटेरोट्रोप किसको बोलते हैं, हेटेरोट्रोप उसे बोलते हैं जो कि ऑटोट्रोप के ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरे जीव के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उनको हम विषमपोषी या फिर हेटेरोट्रोप नाम देते हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक सिंगल इंडिविजुअल
लेवल को किस हिसाब से अफेक्ट करता है, ये बात करेंगे अपन इकोसिस्टम के अंदर। और हमने एबायोटिक फैक्टर को देख लिया है, बायोटिक कंपोनेंट को देख लिया है। उसके अलावा एबायोटिक फैक्टर के अंदर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं। जैसे जो एबायोटिक फैक्टर है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर में तो क्या आएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ऑर्गेनिक के अंदर यहां पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड होती है। उसके बाद में ऑर्गेनिक के अंदर एटीपी है, उसके बाद में क्लोरोफिल है और डीएनए होता है। इनऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी गैसेज है और मिनरल्स होते हैं, लाइक पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एसेप्ट्रा एसेप्ट्रा। तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या होते हैं, कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, फायर, सॉइल। ये तो क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर। और सॉइल को यहां पे बोलते हैं अपन एडेविक फैक्टर। ये तो है एडेविक फैक्टर, ये है क्लाइमेटिक फैक्टर, और ये वाले अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीजें क्या है, ये तो है एबायोटिक फैक्टर के अंदर या एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमने प्रोड्यूसर देखा है, कंज्यूमर देखा है और डीकंपोजर देखा है। अब ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर किस हिसाब से इंटरेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है, इकोसिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, वो सारा डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को यह समझना है कि एक इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम का टॉपिक चलता है, उस इकोसिस्टम को अपने को पढ़ना किस तरीके से है, मतलब समझना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने वाला इसके अंदर कोई सीन नहीं रहता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।